गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। विजया क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप मेरे पुराने लेक्चर आपने ज़रूर देखे होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे पुराने लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज़ मेरे वीडियो एक बार ज़रूर देख लीजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। आज का टॉपिक हमारा कंटिन्यू रहेगा ब्रेस्ट फीडिंग। ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर लिया है, ब्रेस्ट फीडिंग का पहला लेक्चर मैंने पूरा कर दिया है। अगर वो अभी तक आपने नहीं देखा बच्चों तो प्लीज़ एक बार देख लीजिए। तो आज का टॉपिक हम कंटिन्यू करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। तो ब्रेस्ट फीडिंग क्या है वो देख लेते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। शानदार बच्चों, क्या है कॉन्ट्रा इंडिकेशन? वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है ब्रेस्ट फीडिंग की? वो क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है एग्जाम में। पहले मदर के लिए कौन कौन सी कॉन्ट्रा इंडिकेशन होगी? तो बच्चों मदर के लिए कौन कौन सी होगी? इनलेस लाइक एज ए टीबी, acute contagious disease, HIV पॉजिटिव, हेपेटाइटिस बी और HBsAg, कैंसर, रेडियोथेरापी, अर्गोट थेरापी एंड द lithium therapy. This is the all types of the contraindication into the breastfeeding by the mother. Next, second one is the opioid addiction. अगर मदर ओपियोइड एडिक्शन कर रही थी तो इसकी वजह से क्या रहेगा? कॉन्ट्रा इंडिकेशन रहेगा ब्रेस्ट फीडिंग। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग इन द इन्फंट। अब इन्फंट में कौन कौन सी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है वो भी हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट वन इज द क्लैप लिप एंड और द क्लैप पैलेट। सेकंड इज द inadequate sucking force like as the prematurity and the cardiac anomalies. तो दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से बच्चों? फर्स्ट वन इज द प्रीमेच्योरिटी एंड द सेकंड वन इज द कार्डियक एनोमलीज। तो इसकी वजह से भी बच्चा क्या नहीं कर सकेगा? ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर सकेगा। नेक्स्ट वन इज द inborn error of the metabolism that result into the negative response to the breast milk like as the phenylketonuria or the PKU. The last one is the lactose intolerance. ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। फिनाइल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे और लैक्टोज इंटॉलरेंस के बारे में भी हम एक पूरा लेक्चर लेंगे। तो पता चला तो हमने इसमें क्या देखा बच्चों? कॉन्ट्राइंडिकेशन मदर में कौन सी थी और बच्चे में कौन सी थी? बच्चे में कौन सी थी बच्चों? इन क्लैप लिप और क्लैप पैलेट सॉरी, and the second one is the phenylketonuria और the lactose intolerance। चलिए तो आगे बढ़ते, आगे क्या है? नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, टेक्निक और द पोजीशन ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग। क्या बोल रहा हूँ मैं? टेक्निक या फिर पोजीशन कौन सी है ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। टेक्निक कौन कौन सी है? मोस्ट कॉमन पोजीशन इज द क्रेडल होल्ड पोजीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत एग्जाम में पूछ भी रहा था कि मोस्ट कॉमन कौन सी रहेगी। तो याद रखना, मैं हाईलाइट कर लेता हूँ कौन सी आएगी बच्चों? क्रेडल होल्ड पोजीशन। विच पोजीशन इज द मोस्ट कॉमन फॉर द ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों? तो कौन सी रहेगी? क्रेडल होल्ड पोजीशन। कौन सी रहेगी बच्चों? क्रेडल होल्डर पोजीशन। नेक्स्ट देख लेते हैं कॉमन ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशन। उसमें पहले देख लीजिए, दिख रहा है लाइड बैक नर्सिंग पोजीशन। दिस इज द फर्स्ट पोजीशन। कौन सी आएगी? पहली कौन सी आएगी बच्चों? लेड बैक नर्सिंग पोजीशन। सेकंड देख लीजिए क्रॉस क्रेडल होल्ड। दिख रहा है इमेज में, आपको पता भी चल रहा है कैसे इमेज आ रही है। इस तरह से हम कौन सी आएगी? क्रॉस क्रेडल होल्ड। थर्ड वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट, अगर इमेज में दिख रहा है तो इसे पता चल रहा होगा, फुटबॉल होल्ड पद्धति। कौन सी आएगी? फुटबॉल होल्ड मेथड। कौन सी आएगी बच्चों? फुटबॉल होल्ड मेथड। तो फिर से देख लेते हैं, पहली कौन सी थी बच्चों? लेड बैक नर्सिंग पोजीशन यूज्ड फ्रॉम द फर्स्ट ब्रेस्ट फीडिंग एंड द ग्रेट फॉर एनीवन। किसी के भी लिए अच्छा है। सेकंड वन इज द क्रॉस क्रेडल। क्रॉस क्रेडल में क्या होता है? प्रीमिस न्यूबॉर्न्स ऑफ द बेबीज विद द ट्रबल लेचिंग। जो बच्चों को प्रॉब्लम होती है ना लेचिंग की, उसके लिए कौन सी आएगी बच्चों? क्रॉस क्रेडल। और लास्ट वन इज द फुटबॉल होल्ड, गुड फॉर द नर्सिंग ट्विन, सी सेक्शन रिकवरी, लार्ज ब्रेस्ट एंड द फ्लैट और इन्वर्टेड निपल। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, क्रेडल होल्ड। कौन सी आएगी बच्चों? क्रेडल होल्ड। इट इज द वेरी कंफर्टेबल वंस बेबी लेट्स ऑन। इट्स कंफर्टेबल है और जब भी बेबी इजीली लेच कर सकता है। लास्ट वन इज द, आपने सबको पता ही होगा, साइड लाइंग पोजीशन। कौन से आएगी बच्चों? साइड लाइंग पोजीशन, ग्रेट फॉर द नाइट टाइम फीडिंग एंड द सी सेक्शन रिकवरी। तो पता चला हमने कौन कौन सी पोजीशन देख ली। कॉमन ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशन कौन सी है बच्चों? वन बाय वन आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी है। इसमें मोस्ट कॉमन क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। आपको पता चल गया कि कौन कौन सी? एक बार फिर से देख लेते हैं। पहली देख ली हमने, कौन सी थी?
लेड बैक, सेकंड कौन सी थी, क्रॉस क्रेडल, थर्ड कौन सी थी, फुटबॉल होल्ड, फोर्थ कौन सी थी हमने, क्रेडल होल्ड, नेक्स्ट वन इज द कौन सी थी, लास्ट वन इज द साइड लाइंग पोजीशन। तो पता चला। चलिए तो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्सेस और द मिल्क सिक्रेशन रिफ्लेक्सेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मिल्क सिक्रेशन या फिर प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्सेस, तो पहले तो वो मगज में आप फिट कर दीजिए कि दोनों में से क्वेश्चन कौन से आते हैं और क्या होता है। पहला क्वेश्चन क्या है, मिल्क सिक्रेशन रिफ्लेक्सेस कौन से नाम से जाना जाता है, तो याद रखना कौन से रिफ्लेक्सेस, प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्सेस। मैं हाईलाइट भी कर लेता हूँ एक बार ताकि आपको पता चले कौन सा रिफ्लेक्सेस आएगा, प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्सेस। हो प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्सेस किस पे काम करता है, तो याद रखना बच्चों किस में काम करेगा, मिल्क सिक्रेशन। कौन से काम करेगा, मिल्क सिक्रेशन। कौन से बच्चों में, सॉरी कौन से बच्चों, मिल्क सिक्रेशन में। नेक्स्ट वन इज द सकिंग ऑफ द निपल बाय द बेबी। जब भी बेबी क्या करेगा, सकिंग करेगा निपल को, तब क्या होगा, स्टिम्युलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस बाय द एफरंट नर्व। क्या होगा, एक बार देख लेते हैं इमेज में ये देखो पहले, जब भी बेबी क्या कर रहा है बच्चा, निप्पल को क्या करेगा बच्चा, सक करेगा। पता चला, पहला पॉइंट क्लियर होगा। जैसे ही बच्चा निप्पल को सक करेगा तो क्या होगा, स्टिम्युलेशन होगा। किसके पास स्टिम्युलेशन जाएगा, हाइपोथैलेमस के पास। कैसे जाएगा बच्चों, बाय द एफरेंट नर्व। उसकी वजह से क्या होगा, थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, इंक्रीज द रिलीज ऑफ द प्रोलैक्टिन। इसकी वजह से कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन सा बच्चों, प्रोलैक्टिन हार्मोन कब रिलीज होगा, किसकी वजह से होगा, पता चला, हाइपोथैलेमस उसे क्या देगा, इशारा देगा। इशारा देने से वजह से कौन सा हार्मोन सिक्रेट होगा, प्रोलैक्टिन, इनटू द कौन सी जगह पर, ब्लड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी। और किसकी वजह से होता है, बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी। नेक्स्ट वन इज द मिल्क सिक्रेशन बाय द एल्वेलर एपिथेलियल सेल ऑफ द ब्रेस्ट। कौन से सेल की वजह से मिल्क सिक्रेशन होता है, तो वो भी याद रखना, कौन सा बच्चों, एल्वेलोर एपिथेलियल सेल ऑफ द ब्रेस्ट। तो आई थिंक पता चल गया होगा आपको कौन कौन सा आ रहा है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। पहले क्या होगा, बेबी सक करेगा ब्रेस्ट को, उसकी वजह से क्या होगा, स्टिमुलेशन किसके पास जाएगा, हाइपोथैलेमस के पास। ये देख रहा है ना, हाइपोथैलेमस ये रहा। तो हाइपोथैलेमस के पास जैसे भी जाएगा स्टिमुलेशन, वो क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। क्या इंक्रीज कर देगा, रिलीज ऑफ द प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन रिलीज कर देगा, प्रोलैक्टिन। कहाँ पर, इनटू द ब्लड में। कैसे करेगा, बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी। नेक्स्ट, मिल्क सिक्रेशन कैसे होगा, बाय द एल्वेलर एपिथेलियल सेल ऑफ द ब्रेस्ट। कौन से सेल से होगा, एल्वेलर एपिथेलियल सेल ऑफ द ब्रेस्ट। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। पता चला पहला रिफ्लेक्सिस कौन सा था बच्चों, प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्सिस। वो किसकी वजह से होता है, तो पता चला एंटीरियर पिट्यूटरी। एंड द लास्ट वन इज द स्टिमुलेशन कैसे मिलता है, हाइपोथैलेमस के द्वारा। तो एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन, मिल्क सिक्रेशन रिफ्लेक्सिस में कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है, तो याद रखना बच्चों कौन सा आएगा बच्चों, प्रोटीन। नेक्स्ट चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स। एक तो हमने पढ़ लिया, अब दूसरा पढ़ लेते हैं, ऑक्सीटोसिन या फिर कौन सा आएगा, मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्सेस। वो कौन सा था, मिल्क सिक्रेशन। नाउ वी डिस्कस अबाउट द मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्सेस। ओके बच्चों, नेक्स्ट, क्राइंग ऑफ द बेबी और द मदर्स इमोशन एंड द अटेंशन टू बेबी। इसमें भी सेम प्रोसेस होगा, मदर इमोशन एंड अटेंशन टू बेबी एंड द क्राइंग ऑफ द बेबी। उसकी वजह से क्या होगा, स्टिमुलेशन फिर से जाएगा, किसके पास जाएगा, हाइपोथैलेमस बाय द एफरेंट न्यूरॉन। और इंक्रीज क्या करेगा इस बार, सिक्रेशन ऑफ द ऑक्सीटोसिन। इस बार कौन सा आएगा, ऑक्सीटोसिन बाय द कौन सा आएगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। उसमें कौन सा था बच्चों, एंटीरियर पोस्टीरियर ग्लैंड। इसमें क्या आएगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट, उसकी वजह से क्या होगा, जैसे ही कौन सा हार्मोन सिक्रेट होगा, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मायो एपिथेलियल सेल। कौन सा सेल को कॉन्ट्रैक्शन करेगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मायो एपिथेलियल सेल अराउंड द एल्वेओलाई ऑफ द ब्रेस्ट। जो ब्रेस्ट के एल्वेओलाई हो उसके आसपास में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, किस सेल का, मायो एपिथेलियल सेल का। नेक्स्ट वन इज द, इसकी वजह से क्या होगा, मिल्क इजेक्शन इनटू द लैक्टिफेरस साइनोसिस एंड द डक्ट्स। क्या होगा, उसकी वजह से मिल्क का क्या होगा, इजेक्शन। मिल्क इजेक्शन का मीनिंग क्या बच्चों, मिल्क बाहर आएगा। कहाँ पर आएगा, लैक्टिफेरस साइनसिस एंड द डक्ट्स के मार्फत कहाँ आएगा, बाहर आ जाएगा। किसके द्वारा बाहर आएगा, लैक्टिफेरस साइनसिस एंड डक्ट्स के द्वारा मिल्क इजेक्शन होगा। तो फिर से बोलता हूँ एक बार फिर से, पहला क्या करेगा, क्राइंग ऑफ द बेबी, अदरवाइज द मदर इमोशन एंड अटेंशन टू बेबी। स्टिमुलेशन रहेगा किसके पास, हाइपोथैलेमस। उसकी वजह से क्या सिक्रेट होगा, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करेगा,
कॉन्ट्रैक्शन करेगा किसको, मायोएपिथेलियल सेल को, उसकी वजह से क्या होगा, मिल्क का क्या होगा सॉरी इजेक्शन होगा, कहाँ पर होगा, लैक्टिफेरस साइनसिस एंड डक्ट्स के अंदर होगा। तो पता चला, एक बार देख लेते हैं। देखिए, योर बेबी सकल, जब भी बेबी सक करेगा तो क्या होगा, नर्वस सेल इन योर निपल सिग्नल ब्रेन टू द रिलीज ऑक्सीटोसिन, ब्रेन को सिग्नल देगा, क्या देगा कि रिलीज करो, क्या रिलीज करो, ऑक्सीटोसिन। अब ब्रेन क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन को क्या कर देगा, रिलीज करेगा। ऑक्सीटोसिन को क्या करेगा, मसल इनटू द ब्रेस्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, जो भी ब्रेस्ट के मसल है उसको क्या बोलेगा कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा, ब्रेस्ट मिल्क इज द इजेक्टेड आउट ऑफ द मिल्क डक्ट्स। तो ये सारा प्रोसेस आपको पता चला, मिल्क सिक्रेशन एंड लास्ट वन इज द कौन सा आएगा, मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्सेस। नेक्स्ट, टीचिंग अबाउट द ब्रेस्ट फीडिंग। चलिए, ब्रेस्ट फीडिंग की कुछ मान्यता या फिर बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग है जो आपको याद रखना ही है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, टीचिंग अबाउट द ब्रेस्ट फीडिंग। तो पहले देख लेते हैं, क्लीन द ब्रेस्ट विद द प्लेन वाटर। याद रखना बच्चों, जो भी ब्रेस्ट है उसको कैसे क्लीन करेंगे, बाय द प्लेन वाटर वंस ए डेली, soap and alcohol should be avoided because it can cause the irritation and the dryness. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, याद रखना। आप हेल्थ एजुकेशन भी दे सकते हो, जो भी मदर ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही ना उसको क्या करोगे, क्लीन द ब्रेस्ट विद द प्लेन वाटर वंस डेली, सॉप एंड अल्कोहल को क्या करेंगे, शुड बी अवॉइडेड बिकॉज इट कैन कॉज द इरिटेशन एंड द बच्चों ड्राइनेस। सेकंड पॉइंट इज द अवॉइड द प्लास्टिक ब्रा लिनर्स बिकॉज दे इंक्रीज द हीट एंड द परसिपरेशन। तो वो पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, अवॉइड द प्लास्टिक ब्रा लिनर्स। नेक्स्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हाईलाइट कर लेता हूँ ये क्वेश्चन, सप्रेशन ऑफ द लैक्टेशन। कौन सा क्वेश्चन आएगा बच्चों, सप्रेशन ऑफ द लैक्टेशन। ये इंपॉर्टेंट बहुत है, ये बहुत पूछा जाता है, सप्रेशन ऑफ द लैक्टेशन क्या होता है, कैसे हम सप्रेस करेंगे लैक्टेशन को। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो आप चलिए पढ़ते हैं। तो हाउ टू सप्रेशन ऑफ द लैक्टेशन, तो कौन सी आएगा ड्रग, याद रखना, ब्रोमोक्रिप्टिन। कौन सी ड्रग आएगी बच्चों, ब्रोमोक्रिप्टिन। कितनी देगी, 2.5 mg ओरली देगी बीडी फॉर द 2 वीक, कितने टाइम तक देंगे, 2 वीक कंटिन्यू देंगे। नेक्स्ट, ब्रोमोक्रिप्टिन यानी कि पाल्डोडेल, उसका दूसरा नाम है, इट इज द यूज टू ट्रीट, क्या करेगा, ट्रीट करेगा, कौन से सिम्टम को ट्रीट करेगा वो देखते थे, सिम्टम ऑफ द हाइपर प्रोलेक्टेमिया। कौन सा आएगा, हाइपर प्रोलेक्टेनिमिया। तो व्हाट यू मीन बाय द हाइपर प्रोलेक्टेनिमिया, हाई लेवल ऑफ द नेचुरल सब्सटेंस कॉल्ड प्रोलेक्टेन इनटू द आवर बॉडी। तो पता है, नाम से ही पता चलता है, हाइपर का मीनिंग क्या, ज्यादा, प्रोलेक्टेनियमा का मीनिंग क्या होगा, प्रोलेक्टिन का लेवल क्या हो जाएगा, ब्लड में बढ़ जाएगा, यानी कि बॉडी में क्या हो जाएगा, हाई लेवल ऑफ द नेचुरल सब्सटेंस प्रोलेक्टिन बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, इंक्लूडिंग द लेक ऑफ द मेंस्ट्रुअल पीरियड, डिस्चार्ज फ्रॉम द निपल्स, इनफर्टिलिटी। व्हाट यू मीन बाय द बच्चों इनफर्टिलिटी, डिफिकल्टी बिकमिंग द प्रेग्नेंट। ब्रोमोक्रिप्टिन इंक्रीज द secretion of the dopamine and dopamine inhibit the secretion of the prolactin। तो ये पूरी जो स्टोरी बोली मैंने आपको पता चला, एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ, ध्यान से सुनिए बच्चों। ब्रोमोक्रिप्टिन का क्या करेगा, ट्रीट करेगा, कौन से सिम्टम को ट्रीट करेगा, एक बार मैं हाईलाइट करता हूँ, यानी कि आपको थोड़ा आइडिया रह जाएगा, कौन से सिम्टम को क्या करेगा, ट्रीट करेगा, हाइपर प्रोलेक्टेनिमिया। हाइपर प्रोलेक्टेनिमिया का मीनिंग क्या होगा बच्चों, हाई लेवल हो जाएगा किसका बच्चों, प्रोलेक्टिन का इन द बॉडी। इसकी वजह से क्या होगा, लैक ऑफ द मेंस्ट्रुअल पीरियड, डिस्चार्ज फ्रॉम द निपल्स एंड इनफर्टिलिटी। ब्रोमोक्रिप्टिन का मेन फंक्शन क्या होगा, तो इंक्रीज कर देगा किसके सिक्रेशन को, डोपामाइन की। और डोपामाइन क्या करेगा, जो भी इनहिबिट कर देगा, क्या कर देगा, इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ द प्रोलेक्टिन। तो पता चला, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, सप्रेशन ऑफ द लैक्टेशन के लिए कौन सी ड्रग आएगी बच्चों, ब्रोमोक्रिप्टिन। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू में कुछ नोट्स है जो मैंने बनाई है, तो आप देख लेते हैं। बिफोर द स्टार्ट टू द फीड, बेबी मदर शुड बी कंफर्ट्स एंड रिलैक्स फिजिकली एंड मेंटली एंड द हैंड वॉश ऑल्सो डन। जब भी अगर कोई मदर ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है तो पहले तो याद रखिए, मदर को क्या करना पड़ेगा, कंफर्ट रहना पड़ेगा, रिलैक्स रहना पड़ेगा, कैसे, फिजिकल और मेंटली दोनों तरीके से हमें क्या रहना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा मदर को रिलैक्स रहे, एंड हैंड वॉशिंग तो करना ही है। नेक्स्ट, वन ब्रेस्ट शुड बी एम्प्टीड कंप्लीटली बिफोर द स्टार्टिंग विद द अनदर ब्रेस्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना,
पहले जो भी फर्स्ट ब्रेस्ट है उसको क्या करेंगे, हम कंप्लीटली खाली होने देंगे, उसके बाद ही अनदर ब्रेस्ट से क्या कराएंगे, ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगे। एंड द नेक्स्ट फीडिंग शुड बी स्टार्ट विद द अपोजिट ब्रेस्ट, जो दूसरा ब्रेस्ट है उससे करवाएंगे। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, बर्पिंग, वो तो पता ही होगा। शायद कोई बच्चा ऐसा होगा जो इसको पता नहीं होगा व्हाट यू मीन बाय द बर्पिंग। बर्पिंग तो पता होना ही चाहिए बच्चों। बर्पिंग क्या है, पता है ना? बर्पिंग, बर्पिंग का मीनिंग क्या रहेगा? पीठ, जो बच्चे की पीठ होती है ना, उसके पीछे क्या करेंगे, थोड़ा थपथपाएंगे। क्या करेंगे? थपथपाएंगे। वो क्या कहलाएगा बच्चों? बर्पिंग कहलाएगा। should be done to allow for the push out the swallowed air। पता चला किस क्या बोल रहा हूँ मैं? बर्पिंग की वजह से क्या होगा? पुश आउट द swallowed air, जो भी अगर कोई एयर रह गई है तो उसे कहा क्या करेंगे, बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे बच्चों? बर्पिंग करेंगे। एंड टू प्रिवेंट द रिगर्जिटेशन, वॉमिटिंग एंड द एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, क्या करेंगे? प्रिवेंट करेंगे। क्या प्रिवेंट करेंगे? रिगर्जिटेशन, वॉमिटिंग एंड द लास्ट वन इज द abdominal discomfort. Next, complementary foods can be started at the 4 to 6 month। It's a very important। complementary food का हम अब स्टार्ट करेंगे 4 से लेके 6 महीने में। नेक्स्ट, सप्लीमेंट्री आयन, कौन सा बोल रहा हूँ बच्चों, याद रखना। सप्लीमेंट्री आयन कैन बी स्टार्ट करेंगे कब से? 4 months ऑफ द एज। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सप्लीमेंट्री आयन हम कब से स्टार्ट कर देंगे? तो याद रखना बच्चों, सप्लीमेंट्री आयन हम कब से स्टार्ट कर देंगे? At the 4th month of the age, because we know that breast milk does not have the adequately iron। याद रखना, ब्रेस्ट मिल्क में क्या नहीं होता? आयन एडिक्वेटली नहीं होता। इसकी वजह से हम क्या देंगे? सप्लीमेंट्री आयन देंगे। और सप्लीमेंट्री आयन कब देंगे? एट द एज ऑफ द 4 months। कब देंगे? एट द एज ऑफ द 4 months। नेक्स्ट, lacta albumin and the casein ratio of the human milk is the 60:40। कितना रहेगा? लैक्टा अल्ब्यूमिन एंड द केसिन का रेशियो कितना रहेगा? 60 जैम इंटू द 40 का रहेगा। नेक्स्ट वन इज द लैक्टो अल्ब्यूमिन एंड द केसिन रेशियो ऑफ द काउस मिल्क इज द 20 जैम 18। ये दोनों रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यू में नोट्स में ही है, पढ़ लेते एक बार क्या क्या है। मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स ऑफ द गुड ब्रेस्ट फीडिंग। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एग्जाम में पूछे, वाइवा में तो पूछता है कि मोस्ट कॉमन इंडिकेटर कैसे हम बोल सकते हैं? मोस्ट कॉमन इंडिकेटर कौन से है? ऑफ द अबाउट द गुड ब्रेस्ट फीडिंग। गुड ब्रेस्ट फीडिंग हुआ हमें कैसे पता चलेगा, वो हम देख लेते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पासेज ऑफ द यूरिन 6 to 8 टाइम्स इन द 24 आवर। अगर 24 आवर में कोई छोटा बच्चा कितनी बार यूरिन पास आउट करता है? 6 से लेके 8 बार से। नेक्स्ट, एंड एवरेज वेट गेन आर द कंसिडर एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। कौन सा क्राइटेरिया रहेगा? एवरेज वेट गेन। नेक्स्ट वन इज द प्रिंसिपल प्रोटीन ऑफ द ह्यूमन मिल्क। कौन सा रहेगा? लैक्टो अल्ब्यूमिन। कौन सा रहेगा बच्चों? लैक्टो अल्ब्यूमिन। नेक्स्ट वन इज द लैक्टो अल्ब्यूमिन इज द ऑल्सो नॉन एज द वे प्रोटीन। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, पूछा जाता है। व्हाट यू मीन बाय द वे प्रोटीन? तो वे प्रोटीन का दूसरा नाम कौन सा रहेगा बच्चों? लैक्टा अल्ब्यूमिन। कौन सा रहेगा? लैक्टा अल्ब्यूमिन। एंड द प्रिंसिपल प्रोटीन ऑफ द ह्यूमन मिल्क कौन सा रहेगा? लैक्टो अल्ब्यूमिन। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे के स्लाइड में क्या है? प्रिंसिपल प्रोटीन ऑफ द काउस मिल्क। ह्यूमन मिल्क पूछे तो कौन सा आएगा बच्चों? लैक्टो अल्ब्यूमिन। अगर प्रिंसिपल प्रोटीन ऑफ द काउ मिल्क पूछे तो कौन सा आएगा? केसिन। कौन सा आएगा बच्चों? केसिन। एंड द प्रिंसिपल कार्बोहाइड्रेट ऑफ द ह्यूमन मिल्क कौन सा रहेगा बच्चों? लैक्टोस। कौन सा रहेगा? लैक्टोस। कौन सा रहेगा बच्चों? लैक्टोस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा रहेगा? लैक्टोस। याद रखना, फिर से एक बार मैं कर लेता हूँ तो आपको थोड़ा पता चल जाएगा। तो प्रिंसिपल कार्बोहाइड्रेट ऑफ द ह्यूमन मिल्क इज द लैक्टोस। कौन सा रहेगा बच्चों? लैक्टोस। नेक्स्ट, प्रिंसिपल फैट ऑफ द ह्यूमन मिल्क इज द पाल्मिटिक एसिड एंड द सेकंड वन इज द ओलिक एसिड। दो एसिड आएंगे, कौन कौन से बच्चों? पाल्मिटिक एसिड एंड द सेकंड वन इज तो बच्चों कौन सा आएगा? सॉरी, ओलिक एसिड। कौन सा आएगा? ओलिक एसिड। नेक्स्ट वन इज द प्रिंसिपल इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ द ह्यूमन मिल्क। कौन कौन से आएंगे? सोडियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम एंड द लास्ट वन इज द बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा रहेगा? मैग्नीशियम। ब्रेस्ट फीडिंग इज द should be continue up to 2 year of the age। ये याद रखना, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना, पूछा जाता है एग्जाम में
ब्रेस्ट फीडिंग अगर देना है तो हम कब तक दे सकते हैं, तो याद रखना बच्चों, कब तक दे सकते हैं, 2 साल तक। कब तक, 2 साल तक। एक बार फिर से, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। प्रिंसिपल प्रोटीन ह्यूमन मिल्क का कौन सा रहेगा बच्चों, लैक्टोअल्बुमिन। लैक्टोअल्बुमिन का दूसरा नाम कौन सा रहेगा, वे प्रोटीन। प्रिंसिपल प्रोटीन कौन सा रहेगा काऊ मिल्क का, केसेन। नेक्स्ट प्रिंसिपल कार्बोहाइड्रेट का कौन सा रहेगा, लैक्टोज। प्रिंसिपल फैट ह्यूमन मिल्क का कौन सा रहेगा, पाल्मिटिक एसिड एंड द ओलिक एसिड। प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द ह्यूमन मिल्क कौन सा आएगा, सोडियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम एंड द लास्ट वन इज द मैग्नीशियम। ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी कंटिन्यू, कब तक दे सकते हैं, तो 2 साल तक। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज द BFHI यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग हॉस्पिटल इनिशिएटिव इन द स्टार्ट इनटू द वर्ल्ड बाय द WHO एंड द यूनिसेफ इनटू द 1991। कब स्टार्ट हुआ था, यूनिसेफ ने कब लॉन्च किया था, 1991 में लॉन्च किया था। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से देख लेते हैं। BFHI was started into the world by the WHO and the UNICEF into the 1991 and into the इंडिया में कब लॉन्च हुआ, 1993 में। दिस प्रोग्राम मेन पर्पस इज द इम्प्रूव द ब्रेस्ट फीडिंग। इसका मेन जो हेतु बोलते हैं, पर्पस बोलते हैं, उसका क्या रहेगा, इम्प्रूव द ब्रेस्ट फीडिंग। क्या रहेगा, इम्प्रूव द ब्रेस्ट फीडिंग। नेक्स्ट कंटिन्यू में नोट्स। स्टोरेज ऑफ द एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क। स्टोरेज क्या क्या होता है, तो इन रूम टेम्परेचर इज द 25 डिग्री सेल्सियस और द 77 डिग्री फ़ारेनहाइट अप टू द कब तक रहेगा, 6 to 8 आवर्स। कब तक रहेगा, इनटू द 6 to 8 आवर्स। नेक्स्ट पॉइंट इज द इन द रेफ्रिजरेटरी टेम्परेचर इज द 4 डिग्री सेल्सियस और द 39 डिग्री फ़ारेनहाइट अप टू द कब तक रख सकते हैं, 24 आवर्स तक रख सकते हैं। कब तक रख सकते हैं, अप टू द 24 आवर्स तक। तो पता चला फिर से, स्टोरेज ऑफ द एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क रूम टेम्परेचर में कब तक रख सकते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस और द 77 डिग्री फ़ारेनहाइट 6 to 8 आवर तक रख सकते हैं। रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर में कितना रख रहेंगे, 4 डिग्री सेल्सियस और द 39 डिग्री फ़ारेनहाइट अप टू तक कब तक रहेंगे, 24 आवर्स में। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विनिंग डाइट। सुना ही होगा आप सबने बच्चों ने, पता ही होगा कि विनिंग डाइट क्या है क्या नहीं है। तो आज देख लेते हैं विनिंग है क्या, उसका मतलब क्या है और वो देते कैसे। तो नाउ वी स्टार्ट डिस्कशन करते हैं कि विनिंग क्या है, वन बाय वन। चलिए, इट इज द प्रोसेस ऑफ द ग्रेजुअल एंड द प्रोग्रेसिव ट्रांसफर ऑफ द बेबी फ्रॉम द ब्रेस्ट फीडिंग टू द यूजुअल फैमिली डाइट। तो पता चला धीरे धीरे बच्चे को क्या करवाएंगे, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाएंगे और उसकी जगह हम क्या करेंगे, यूजुअली फैमिली डाइट देंगे। नेक्स्ट, ग्रेजुअली इंट्रोडक्शन ऑफ द सेमी सॉलिड फूड आफ्टर द 6 मंथ। 6 महीने के बाद ही हम क्या करेंगे, सेमी सॉलिड फूड देंगे। नेक्स्ट, आयन। आयन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना। आयन स्टोर का आर द डेप्लेटेड एट द 4 मंथ ऑफ द एज। मैंने उसकी पहली स्लाइड में ही बताया था कि जो सप्लीमेंट्री आयन हम देना स्टार्ट कब कर देंगे, 4th मंथ ऑफ द एज। सो ब्रेस्ट फीडिंग इन्फेंट शुड गिव द लिक्विड आयन सप्लीमेंट। क्या होगा, ब्रेस्ट फीडिंग इन्फेंट शुड गिव द, कौन सा देंगे, लिक्विड आयन सप्लीमेंट स्टार्ट कर देंगे। तो पता चला जो भी आयन है वो स्टोर होता है वो डिप्लेट हो जाएगा एट द कौन सी एज में, 4 मंथ ऑफ द एज। दैट्स वाई हम क्या करेंगे, ब्रेस्ट फीडिंग इन्फेंट को क्या देंगे, लिक्विड आयन सप्लीमेंट्स देंगे। नेक्स्ट वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी कंटिन्यू अप टू द 2 ईयर ऑफ द एज। मैंने अभी भी बताया, फिर से बोल रहा हूँ, कब तक दे सकते हैं, 2 साल तक। नेक्स्ट, कौन कौन से डाइट के बारे में थोड़ी पढ़ लेते हैं। एट द 12 मंथ, कब, यानी कि 12 मंथ यानी कि 1 साल में क्या देंगे, एग। एग का मीनिंग इंडा, अंडा जो बोलते हैं ना, गुजराती में इंडा बोलते हैं और हिंदी में इंडा बोल सके, देख लेते हैं। एग, एग का कौन सा पार्ट बोलेंगे, वाइट पार्ट कैन बी गिवन। चीज में बी यूज एट द प्लेस ऑफ द मीट। अगर मीट नहीं खिला रहे तो मीट की जगह पर हम क्या दे सकते हैं, चीज भी हम उसे बच्चे को दे सकते हैं। और इंडा का जो भाग होता है, अंडा का जो भाग होता है एग का, वो कौन सा पार्ट हम खिलाएंगे, वाइट जो पार्ट होता है ना, वो बच्चे को खिलाएंगे। नोट फीड बाय द हनी टिल द एज ऑफ द 12 मंथ। जब तक बच्चा 12 मंथ का नहीं हो जाता, अगर 12 मंथ तक हम 12 मंथ तक कभी भी उसे क्या नहीं देंगे बच्चों,
हनी हम कभी भी नहीं दे सकते। नॉट फीड बाय द हनी टिल द एज ऑफ द 12 मंथ। बच्चा 12 मंथ का ना हो, यानी कि लेस देन 12 मंथ, क्या नहीं दे सकते उससे, हनी नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते देख लेते हैं। बिकॉज द हनी मे कॉज द बॉटुलिज्म। तो वेरी इंपॉर्टेंट, बॉटुलिज्म किसकी वजह से होता है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। बॉटुलिज्म किसकी वजह से होगा, इफ द इन्फेंट बेबी ईट द हनी। अगर न्यूबॉर्न बेबी या इन्फेंट बेबी को हम हनी खिलाते हैं तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन, बॉटुलिज्म। अब देख लेते हैं बच्चों बॉटुलिज्म क्या है। सीरियस इलनेस है caused by the toxin that attacks the body's nervous and cause the difficulty in the breathing, muscle paralysis and even the death. It's a very important. It is a serious illness caused by the toxin that attacks the body nerves and the cause difficulty into the breathing, muscle paralysis and even the death. Next, अवॉइड द सॉलिड फूड दैट में चॉकिंग इनटू द इन्फेंट। जो भी अगर कोई कोई भी ऐसा सॉलिड फूड नहीं देना चाहिए जिसकी वजह से क्या होता है बच्चे में चॉकिंग की कंडीशन देखने को मिलती है। तो ऐसे कौन कौन से फूड एक बार देख लेते हैं। नट्स होगा, फूड विद द सीड्स होगा, पॉपकॉर्न होगा एंड द ग्रेप्स। नेक्स्ट, सीक्वेंस ऑफ द एडिंग द सॉलिड फूड्स आर द आयरन फॉर्टिफाइड राइस कैरेलास। अनाज जो बोलते हैं वो, फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड देन द क्या देंगे हम, मीट्स भी दे सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। मेजर फीडिंग प्रॉब्लम, बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फीडिंग के प्रॉब्लम क्या है, तो पहला तो रिगर्जिटेशन होगा एंड द सेकंड वन इज द वॉमिटिंग होगा, सकिंग एंड स्वेलिंग डिफिकल्टी होगी, डिहाइड्रेशन, फीवर, एक्सेसिव क्राइंग, अंडर फीडिंग, ओवर फीडिंग। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द आर्टिफिशियल फीडिंग। कौन सा आएगा बच्चों, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, आर्टिफिशियल फीडिंग। तो देख लेते हैं आर्टिफिशियल फीडिंग का मीनिंग क्या है। आर्टिफिशियल फीडिंग का मीनिंग क्या है, मीन्स टू फीड द चाइल्ड अदर देन द ब्रेस्ट मिल्क। क्या देंगे, ब्रेस्ट मिल्क अदर देन द ब्रेस्ट मिल्क, यानी कि कौन सा फीडिंग आएगा, आर्टिफिशियल फीडिंग। बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द ह्यूमन मिल्क इज द होल काउस मिल्क। कौन सा मिल्क रहेगा कंस्टिट्यूट में, होल काउस मिल्क हम सब्स्टिट्यूट के तौर पे यूज करेंगे। नेक्स्ट, मेजर इंडिकेशन ऑफ द आर्टिफिशियल फीडिंग इज द डेथ और द एब्सेंस ऑफ द मदर, प्रोलॉन्ग्ड मैटरनल इलनेस एंड द लैक्टेशनल फेलर। अगर हमें बच्चे को आर्टिफिशियल फीडिंग कब देंगे, अगर डेथ या फिर एब्सेंस है मदर तभी देंगे, या फिर प्रोलॉन्ग्ड मैटरनल इलनेस या लैक्टेशनल फेलर है तो उसकी वजह से ही हम क्या दे सकते हैं, आर्टिफिशियल फीडिंग दे सकते हैं। If the giving the cow's milk, that it should be diluted up to the 2 months, reduce the kidney no, after that the whole cow milk you can offer। तो पता चला, if the giving cow milk, अगर जो हम अब काउस मिल्क दे रहे हैं तो क्या करेंगे, डाइल्यूटेड करेंगे। कब तक, अगर 2 मंथ तक का बेबी है, जन्म से लेके 2 मंथ का बेबी है, अगर उसे काउ मिल्क दे रहे हैं तो हम कैसे देंगे, डाइल्यूट करके देंगे, क्योंकि उससे क्या होगा, किडनी का जो लोड पड़ता है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। आफ्टर देन 2 मंथ के बाद हम पूरा का पूरा काउ मिल्क दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, पता चल रहा है ना मेरे लेक्चर में बच्चों। नेक्स्ट कंपैरिजन देख लेते हैं, ब्रेस्ट मिल्क से काउ मिल्क का जो कंपैरिजन है ना वो हम एक बार पढ़ लेते हैं। कंपोनेंट्स देखिए, वाटर की मात्रा क्या है, कैलोरीज क्या है, प्रोटीन क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, फैट क्या है, मिनरल क्या है, विटामिन क्या है, डाइजेस्टिबल क्या है, रिनल सॉल्यूट लोड क्या है सॉरी। वाटर का जो लेवल होता है वो दोनों में क्या रहेगा बच्चों, सेम रहेगा। कैलोरीज भी क्या रहेगी, 20 है, इसमें भी क्या है बच्चों, 20 है। प्रोटीन देख लीजिए 1 से लेके 1.5, लेकिन काउ मिल्क में देखिए 3.3% है। याद रखना बच्चों, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस मिल्क में रहेगा कंपेयर टू द ह्यूमन मिल्क, तो कौन सा रहेगा बच्चों, याद रखना कौन सा आएगा, काउ मिल्क। इसमें कितना आएगा, 3.3%। और कौन सा आएगा, कैसिन रहेगा। और जो ब्रेस्ट मिल्क जो रहता है ह्यूमन में, उसमें कितना रहेगा, 1 से लेके कितना आएगा, 1.5%। सेकंड वन इज द कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट के बारे में देख लेते हैं, क्या बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट में, 6.5 से लेके कितना, 7%। लैक्टोस उसमें कितना आएगा, 4.5%। हाई इन द LCF, लो सैचुरेटेड फैटी एसिड, और हाई इन द मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड, उसमें कौन सा रहेगा, काउ मिल्क में। नेक्स्ट,
मिनरल्स में आयरन बेटर एब्जॉर्ब हो गए, काउ मिल्क में क्या होगा बच्चों, आयरन क्या होगा, लो आयरन होगा। नेक्स्ट विटामिन, डाइट डिपेंडेंट होगा, लो इन द विटामिन के, विटामिन के भी क्या होगा, लो होगा, लो इन द विटामिन सी एंड द डी। नेक्स्ट डाइजेस्टिबिलिटी में क्या रहेगा, फास्टर एम्पटिंग, फास्टर एम्पटिंग का मीनिंग क्या, जल्दी खाली हो जाएगा। नेक्स्ट काउ मिल्क में क्या रहेगा, सेम आफ्टर द 45 डेज, कितना रहेगा, सेम आफ्टर द 45 डेज। नेक्स्ट रीनल सॉलिड लोड कैसा रहेगा, लो रहेगा, एड्स इन द रीनल फंक्शन, रीनल फंक्शन का जो काम हो रहेगा वो कैसा हो जाएगा, लो रहेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट काउ मिल्क में कैसा रहेगा, जो रीनल सॉलिड लोड रहेगा वो कैसा रहेगा, हायर रहेगा, यानी कि किडनी पे क्या पड़ेगा, ज़्यादा लोड ज़्यादा पड़ेगा। तो पता चल इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपैरिजन ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क टू काउ मिल्क, तो आपको पता चल रहा होगा। आई होप लेक्चर में भी मज़ा आ रहा है, आज के लेक्चर में बहुत मेरा अच्छा पढ़ा है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग। अब ब्रेस्ट फीडिंग का फिर से हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन देख लेते हैं। पहले पढ़ाया था मदर्स के बारे में बोला, और सेकंड वन इस तक किसके बारे में बोला, इन्फेंट के बारे में। एक ट्रिक मैंने सिखा दी है, एक बार सीख लीजिए, रियल पीजी। अब रियल पीजी का नाम देख लेते हैं। आर का मीनिंग रेडिएशन थेरापी बच्चों, ई का मीनिंग क्या रहेगा, अर्गो डिराइवटिस रहेगा, ए का मीनिंग क्या रहेगा, एंटी ट्यूमर ड्रग्स रहेगा, एल का मीनिंग क्या रहेगा, लिथियम रहेगा, द लास्ट वन इज द पी का मीनिंग क्या रहेगा, फिनाइल कीटोन्यूरिया रहेगा, एंड जी का मीनिंग क्या रहेगा बच्चों, गैलेक्टोसेमिया। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कोई पूछे एग्जाम में कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग, तो डायरेक्टली आपके मगज में क्या आना चाहिए, रियल पीजी। रियल पीजी का मीनिंग क्या, आर का मीनिंग रेडिएशन थेरापी, ई का मीनिंग अर्गोट डिराइवटिस, ए का मीनिंग एंटी ट्यूमर ड्रग्स, एल का मीनिंग लिथियम, एंड द पी का मीनिंग क्या रहेगा, फिनाइल कीटोन्यूरिया, एंड जी का मीनिंग क्या रहेगा, गैलेक्टोसेमिया। Next, what do you mean by the galactosemia? It's autosomal recessive disorder and the marked by the inability to metabolize the galactose. जो भी galactose होता है उसका क्या रह जाएगा, inability to metabolize नहीं होगा, किसका, galactose का। galactose है क्या, it is the sugar present into the human milk। ह्यूमन मिल्क में जो शुगर प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, गैलेक्टोस बोलते हैं। नेक्स्ट, because of the congenital absence of the one of the two enzyme need to convert the galactose to glucose। तो रिपीट में बात करते हैं, व्हाट यू मीन बाय द गैलेक्टोसेमिया, इट इज द ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर मार्क्ड बाय द इनएबिलिटी, इनएबिलिटी हो जाएगी किसकी, मेटाबोलाइज क्या नहीं कर पाएगा, गैलेक्टोज। और गैलेक्टोज क्या है, वन टाइप ऑफ द सुगर प्रेजेंट इन द ह्यूमन मिल्क, बिकॉज ऑफ द कंजेनिटल एब्सेंस ऑफ द वन ऑफ द टू एंजाइम। अगर एब्सेंस के एंजाइम सॉरी एंजाइम एब्सेंस रहेगा तो वो क्या नहीं कर पाएंगे, कन्वर्ट टू द गैलेक्टोज टू द ग्लूकोज। नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं। मैटरनल कॉन्ट्रा इंडिकेशन, क्रैक्ड निपल, नियोनेटल में कौन सा आएगा, लो बर्थ वेट बेबी, एस्पेक्सिया, केयर ड्यूरिंग द क्रैक्ड निपल। अगर क्रैक्ड निपल है तो क्या केयर करेंगे, एक्सपोज द निपल टू एयर 10 to 12 मिनट्स आफ्टर द फीडिंग। आफ्टर फीडिंग क्या करेंगे, निपल को कहाँ रखेंगे, एक्सपोज टू एयर। रोटेट द पोजिशन ऑफ द बेबी ऑफ द फॉर द ईच फीडिंग, रोटेट करेंगे पोजिशन को। Ensure that the baby is latched on the areola not the nipple। एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी बेबी कर रहा है ब्रेस्ट फीडिंग तो उसको क्या करना पड़ेगा, याद रखना, लेच इनटू द areola not the nipple। Next, avoid the use of the soap and on the breast because it may be remove of the natural oil or the lubricant which increase the chance of the cracked nipple। तो याद रखना क्या यूज नहीं कर पाओगे आप, soap sorry on the breast because it may be remove the natural oil or the lubricant। Next आगे कंटिन्यू में, केयर ऑफ द ब्रेस्ट, मेंटेन द क्या करेंगे, जनरल हाइजीन एंड द वॉश द ब्रेस्ट वंस डेली। इफ द ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट, अगर ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट है तो फीड फ्रीक्वेंटली करवाएंगे। अप्लाई क्या करेंगे, वार्म पैक अप्लाई करेंगे। कौन सा पैक अप्लाई करेंगे बच्चों, याद रखना, अप्लाई द वार्म पैक्स बिफोर द फीडिंग एंड अप्लाई द आइस पैक बिटवीन द फीडिंग एंड द मसाज ऑफ द ब्रेस्ट। तो पता चला है क्या करेंगे, वार्म पैक अप्लाई करेंगे बिफोर द फीडिंग, अप्लाई द आइस पैक बिटवीन द फीडिंग एंड द मसाज ऑफ द ब्रेस्ट। नेक्स्ट, यूज द वेल फिटेड
bra with the breastfeed into the bra to absorb the any milk leakage। तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, एसेस द लैच, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ। लैच के बारे में बहुत पूछते हैं एग्जाम में कि लैच को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे एंड व्हाट यू मीन बाय द लैच। तो लैच के बारे में हम पढ़ लेते हैं, लैच है क्या। लैच इन्वो अचीव बाय द न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न अचीव करेगा कैसे। तो पहला, ऑडिबल स्वेलोइंग, ऑडिबल होगा स्वेलोइंग, टाइप ऑफ द निपल्स, second one is the comfort of the mother, hold or the position of the baby, score to evaluate the effectiveness of the early breastfeeding। तो लेज का हम क्या देंगे, स्कोर देंगे अकॉर्डिंग टू कैसे कर रहा है ब्रेस्ट फीडिंग की पोजीशन कैसी है, कंफर्टेबल मदर है या नहीं, टाइप्स ऑफ निपल इन्वर्टेबल तो नहीं है ना, ऑडिबल स्वेलिंग है या नहीं है। तो ये सब के द्वारा हम क्या करेंगे, लेचिंग का स्कोर करेंगे, कितना देंगे वो भी देख लेते हैं। न्यूमेरिकल स्कोर ऑफ द 0, 1 और 2 इज असाइन टू द 5 लेटर ऑफ द एक्रोनियम। तो याद रखना कितना स्कोर देंगे, 0, 1 और 2 इज द असाइन टू द 5 लेटर ऑफ द एक्रोनियम। नेक्स्ट, लोअर स्कोर, अगर स्कोर कितना रहेगा, लेस देन 5 रहेगा तो कैन इंडिकेट द नीड फॉर द असिस्टेंट फॉर द बेटर सक्सेस ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग। किसके लिए, बेटर सक्सेस ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग। तो लोअर स्कोर कितना रहेगा, लेस देन 5 रहेगा तो उसकी वजह से क्या इंडिकेट करेगा, लीड फॉर द असिस्टेंट फॉर द बेटर सक्सेस ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। लेट स्कोर के बारे में हम पढ़ लेते हैं, कितना था, 0, सेकंड वन इज द 1, नेक्स्ट वन इज द कौन सा रहेगा, 2। तो एल लेच देख लेते हैं, टू स्लीपी और द रिडक्टेंट रिपीटेड क्या रहेगा, अटेम्प्ट फॉर द सब्सटेनिंग द सक। लास्ट वन इज द ग्रास्प द ब्रेस्ट लिप्स लिगांड एट द रिदमिक सकिंग। तो याद रखना, अगर अच्छा कर रहा है तो 2, ठीक कर रहा है तो 1, अगर स्लीपी रहता है कंटिन्यू तो कौन सा आएगा, 0। ए का मीनिंग क्या रहेगा, ऑडिबल, स्वॉलोइंग, नन, कुछ भी नहीं आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, और स्पॉन्टेनियस आ रहा है। टी, टी का मीनिंग टाइप्स ऑफ निपल, इन्वर्टेड है, फ्लैट है, व्हाट्स आफ्टर द स्टिमुलेशन। सी का मीनिंग कंफर्टेबल है या नहीं, एंगोर्स लग रही है, सीवियर पेन है, फीलिंग रेड लिख रहा है, सॉफ्ट है, नॉन टेंडर है। तो कौन सा स्कोर, 2 का स्कोर। लास्ट वन इज द होल्ड, फुल असिस्ट किया, यानी कि जो मैंने पोजीशन सिखाई थी वो है या नहीं है वो देख लीजिए एक बार, मिनिमम असिस्ट है। और फिर लास्ट वन इज द नो असिस्ट। लास्ट कौन सा आएगा बच्चों, नॉन असिस्ट। तो पता चला आपको, एक बार फिर से कर लेता हूँ, लास्ट वन इज द नॉन असिस्ट। तो स्कोर के बारे में पता चला। अब लेट्स का स्कोर कैसे करते हैं पता चला बच्चों, आज तक सीखा नहीं होगा, फिर आपने पढ़ा ही नहीं होगा। तो लेच का मीनिंग क्या होगा, LATCH। ए का मीनिंग ऑडिबल स्वॉलिंग, बच्चा स्वॉलिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। टी का मीनिंग टाइप्स ऑफ निपल, देयर इज टू मेनी टाइप्स ऑफ द निपल, इन्वर्टेड है, फ्लैट है, यही वर्ड्स है। सी का मीनिंग कंफर्टेबल पोजीशन में रखा है या नहीं रखा। लास्ट वन इज द होल, यानी कि पोजीशन बराबर की है या नहीं की। चलिए तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू ऑल स्टूडेंट। अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ विद्या क्लासेस को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और नर्सिंग के पीडियाट्रिक में मैंने आई थिंक बहुत सारे टॉपिक मैंने पढ़ा लिए हैं। अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ एमएसएन का टॉपिक, एमएसएन का टॉपिक भी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहा है तो मुझे कमेंट कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिए, और सबसे बड़ी बात लाइक भी जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू ऑल स्टूडेंट, मिलते अगले लेक्चर में।